Hello my dear students, welcome to Shri Kanya Academy. Here I am Deepika Jain standing in front of you as your business studies educator. How's you all? I hope all you are fit and fine. जब आप लोग क्लास 12th में आते हैं तो क्लास 12th में दो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। 11th एंड 12th दोनों ही क्लासेस में दो कंपलसरी पेपर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, चाहे आपने उसके साथ में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया हो। आप चाहे साथ में कंप्यूटर ले रखा हो, आप आईटी ले रख सकते हैं साथ में, पर आपको दो कंपलसरी पेपर, फर्स्ट अकाउंटेंसी एंड सेकंड बिजनेस स्टडीज को कंपलसरी पढ़ना ही पड़ता है, यानी कि लेखांकन और व्यावसायिक अध्ययन। तो व्यावसायिक अध्ययन के बारे में आपने 11th में पढ़ा था। 11th के अंदर हमने व्यावसायिक अध्ययन की व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय किस लिए किया जाता है, व्यवसाय के बहुत सारे स्वरूप, ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी। 12th में आपके लिए जो सब्जेक्ट है वो है प्रबंध के सिद्धांत, यानी कि प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, या प्रबंध के सिद्धांत क्या है, प्रबंध किसे कहा जाएगा, प्रबंध हम क्यों करते हैं, प्रबंध किसी व्यवसाय के लिए कितना जरूरी है, इन सारी चीजों के बारे में हम 12th में पढ़ते हैं। तो 12th क्लास में जब आते हैं तो बिजनेस स्टडीज का एक नेक्स्ट लेवल, कि जब हम एक बार बिजनेस को समझ लेते हैं, बिजनेस के अलग अलग स्वरूप या स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, तो उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि हम बिजनेस को चलाएं कैसे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए हमें कौन कौन सी चीजें करना बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध की जरूरत पड़ती है। तो 12th के अंदर आपको जो बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ेंगे वो है प्रबंध। प्रबंध क्या है, प्रबंध की परिभाषा क्या होती है, प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रबंध के क्या क्या कार्य है, प्रबंध किसी व्यवसाय के लिए कितना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम अब 12th में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम सिर्फ प्रबंध को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रबंध क्या है, प्रबंध की प्रकृति क्या होती है, इसका बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ही हमारे सामने ये आता है, मैनेजमेंट, प्रबंध। What do you mean by मैनेजमेंट, प्रबंध से क्या अभिप्राय है। बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम हर बार कहते हैं ना यार ये चीज मैनेज नहीं हो रही है, ये पार्टी को मैनेज करना है। तो मैनेज का मतलब क्या है, हम किस चीज का प्रबंध कर रहे हैं, या प्रबंध के अंदर हम कर क्या रहे हैं। और प्रबंध हमारी दिन प्रतिदिन की हर एक गतिविधि का हिस्सा है। अगर आज आप एक विद्यालय स्कूल में जाकर के पढ़ाई भी करते हैं तो वहां पर भी आपको एक टाइम मैनेज करना पड़ता है कि 1 घंटे में इस क्लास में बैठूंगा, 2 घंटे में यहाँ पर बैठूंगा, 1 घंटे के लिए मुझे कंप्यूटर लैब में जाना है। तो वो एक क्या है, आपके 6 घंटे स्कूल के अंदर किस तरीके से स्पेंड किए जाएंगे उसको मैनेज करके रखा है। आप घर पे जाते हैं तो घर पे आपका एक शेड्यूल फिक्स्ड होता है। तो प्रबंध हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का भी हिस्सा होता है। तो किसी व्यवसाय के लिए प्रबंध कितना जरूरी है, यानी कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। एक बिजनेस का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा वो बिजनेस उतना ही ज्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। यानी कि अगर एक बिजनेस का मैनेजमेंट, प्रबंध आपने अच्छे से कर लिया तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑटोमेटिकली ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आया कि मैम प्रबंध है क्या, या हम प्रबंध को परिभाषित कैसे करें। अगर 1 मार्क्स में हमारे सामने क्वेश्चन आ गया प्रबंध को समझाइए, तो प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना है या ऐसा पर्यावरण को बनाने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। हेरल्ड कुंटन्स ने इसकी परिभाषा दी थी और हिज ने ये परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी, परिभाषा में उन्होंने लिखा कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण को तैयार करना या बनाने की प्रक्रिया है
जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यानी एक बिजनेस को हमने जिस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया, हमने किसी व्यवसाय को कुछ उद्देश्यों के साथ स्टार्ट किया होगा ना, कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, हम इतना लाभ कमाना चाहते हैं कि मुझे पूरे साल में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, मेरी सेल 10 लाख रुपए की हो। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस व्यवसाय में कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबका समूह में कार्य करना, ये क्या कहलाएगा? प्रबंध कहलाएगा। कि वो सब मिलकर इस तरीके से कार्य करें कि हम हमारे चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए, तो उसके हम क्या कहेंगे? प्रबंध कहा जाएगा। कि व्यक्तियों का समूह में मिलकर कार्य करते हुए व्यवसाय के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही प्रबंध कहलाता है। एक और परिभाषा, प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर या उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। क्रिंटर ने ये परिभाषा दी। क्रिंटर ने क्या कहा? क्रिंटर की परिभाषा ने ये स्पष्ट किया कि प्रबंध एक परिवर्तनशील वातावरण है, यानी कि प्रबंध ना कोई व्यक्ति है ना ही कोई मशीन है। प्रबंध एक ऐसा वातावरण है, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें किसी भी संगठन के जो व्यक्ति हैं वो उसके सीमित संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें, इतनी कुशलता से उपयोग करें कि संगठन के जो प्रभावी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकें। इसके लिए मिलजुल कर कार्य करने की प्रक्रिया है। तो अगर मैं प्रबंध को बहुत सिंपल में कहूं तो व्यक्तियों का मिलजुल कर कार्य करना ही प्रबंध कहलाता है। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है? एक साथ मिलकर के कार्य करना ताकि बिजनेस के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमने दोनों परिभाषाएं पढ़ी, दोनों परिभाषाओं में जो अर्थ आपके सामने निकल कर आ रहा है वो है संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना या संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना। जैसे कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, इस बिजनेस में क्या क्या चीजें होंगी? आपको कुछ सेल्स करनी पड़ेंगी, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपेंडिचर्स होंगे, परचेस करना होगा, मशीन्स होंगी, एम्प्लॉय हैं। तो अब बिजनेस की ये जितनी भी गतिविधियां हम यहाँ कर रहे हैं, इन सब कामों को मिलजुल के करना ताकि बिजनेस को क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम बहुत इजीली अचीव कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रबंध है। तो प्रबंध अमूर्त है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप देख या छू सकते हैं। प्रबंध एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण है या एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को मिलजुल कर कार्य करने को कहते हैं। तो प्रबंध वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या संगठन के कर्मचारी संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। और अच्छे एग्जाम्पल से अगर मैं समझाना चाहूँ, आप सब लोग बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे आरबीएसई बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने ये माना है कि मैं बोर्ड में 90% स्कोर करना चाहता हूँ। आपने अपनी लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया कि आपको 90% बोर्ड में स्कोर करने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? इसके लिए आप 6 आवर्स स्कूल जाते हो, फिर 2 आवर्स के लिए
ट्यूशंस हैं आपकी। फिर आपने कहा कि मैं 3 आवर्स घर आकर के सेल्फ स्टडी करता हूं, यानी 24 घंटों में से मैं कितने घंटे पढ़ाई को दे रहा हूं? 11 आवर्स में स्टडी करूंगा। ये आपका प्लान है कि आप पूरे दिन को किस तरीके से मैनेज करोगे। पूरे दिन में कम से कम 11 आवर्स आपकी स्टडी के लिए होंगे, तब जाकर मैं 90% स्कोर कर पाऊंगा कि 6 आवर की मेरी स्कूलिंग, 2 आवर्स की मेरी ट्यूशन और 3 आवर्स की मेरी सेल्फ स्टडीज। तो आपने टारगेट क्या रखा? 90% अचीव करना। और उस 90% को अचीव करने के लिए आपने आपकी डेली लाइफ को इस तरीके से मैनेज किया, यानी कि प्रबंध किया। तो यही तो प्रबंध की परिभाषा है कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या प्रभावी रूप से कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के माध्यम से या व्यक्तियों का मिलजुल कर कार्य करना ही क्या है? प्रबंध है। तो प्रबंध की इन दोनों परिभाषाओं को अगर हम देखें तो प्रबंध की इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हमें प्रबंध के कुछ कार्य समझ में आते हैं कि प्रबंध में निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया जाता है: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। एक प्रबंध के अंदर इन कार्यों के बिना प्रबंध किया जाना संभव ही नहीं है। किसी भी बिजनेस का प्रबंध इन 5 पिलरों पर खड़ा है। यानी जब भी कोई आपसे कहेगा कि किसी चीज का प्रबंध करना है तो उस प्रबंध में आप ये 5 कार्य जरूर करोगे। नियोजन, नियोजन को इंग्लिश में कहा जाता है प्लानिंग। संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड करना। नियुक्तिकरण का मतलब अपॉइंटमेंट। निर्देशन का मतलब डायरेक्शन और नियंत्रण का मतलब कंट्रोल। अब आप कहोगे मैम ने तो कह दिया कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए 5 चीजें करनी पड़ती हैं, जरूरी है क्या? डेफिनेटली जरूरी है। आप खुद इन 5 चीजों को करते हैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ में और फिर भी आपको नहीं लगता कि आपने ये 5 चीजें की। सपोज दैट आपको आपकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। क्या ऑर्गेनाइज करनी है? अपनी बर्थडे पार्टी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे अपनी बर्थडे पार्टी के लिए? प्लान बनाओगे कि मुझे मेरी बर्थडे पार्टी में कौन कौन लोगों को बुलाना है, मेरी बर्थडे पार्टी कहाँ पे होगी, ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर कौन कौन सी चीजें फिर अवेलेबल होंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या करोगे? पहला आपने क्या सोचा? व्हाट टू बी प्रोड्यूस, वेयर टू बी पार्टी, कहाँ पार्टी होगी, कौन कौन आएगा पार्टी में, पार्टी की जगह कौन सी होगी, पार्टी किस डेट को करनी है, पार्टी की टाइमिंग क्या होगी। प्लान बनाओगे अपनी पार्टी के लिए। फिर ऑर्गेनाइज करना कि पार्टी को हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, पार्टी की थीम क्या होगी या विदाउट थीम के पार्टी करेंगे आप, पार्टी में कौन कौन से फूड्स होंगे, ये सब चीजें आप सोचते हो। फिर क्या सोचते हो? पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ करना है, यानी किस रेस्टोरेंट में करना है, वहां के लिए मुझे क्या किसी स्पेशल पर्सन को अपॉइंट करना होगा। जैसे आजकल का लोग वेडिंग प्लानर, बर्थडे प्लानर को बुलाते हैं, तो ऐसे आप भी किसी को बुला रहे हो जो आपकी पार्टी को बहुत अच्छे से प्लान करेगा। डायरेक्शन देना, उसको ये बताते हो फिर कि मेरी पार्टी में ये तो चीज होनी ही चाहिए। हम उसको डायरेक्ट करते हैं कि डेकोरेशन रेड कलर के फ्लावर्स से होना चाहिए, बलून का डेकोरेशन होना चाहिए, मेरी एंट्री इस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप बताते हो। तो वो क्या हुआ? डायरेक्शन करना। फिर कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ये चेक करना जब पार्टी ऑर्गेनाइज्ड हो गई कि एक्चुअली में काम आपके अकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं, कि आपने डीजे वाले को जो बोला था उसने वो सॉन्ग प्ले किया या नहीं किया, या आपके जो भी गेस्ट आए हैं उनको प्रॉपरली फूड सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग।
तो आप अपने बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी इवेंट उठा के देख लीजिए, आप ये पांचों कार्य वहां पर करते हैं। बस मैंने उन कार्यों को एक वर्ड दे दिया है कि प्रबंध 5 कार्यों से मिलकर किया जाएगा। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। फिर बच्चे कहते हैं मैम बहुत टफ है, समझ में नहीं आया, क्या लर्न करना है। आप ये सारा काम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं। प्लानिंग मतलब किसी कार्य में क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है और कब किया जाना है, उसका पूरा प्लान बनाना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इस प्लान को हमें किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अपॉइंटमेंट का मतलब इस कार्य को करने के लिए आपको कौन कौन से लोगों की जरूरत होगी। फिर जिन लोगों को आपने बुलाया उनको डायरेक्ट करना कि ये काम कैसे किया जाना है। और सबसे लास्ट में कंट्रोल, चेक करना कि ये काम आपके अकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रबंध इन्हीं 5 कार्यों को कहा जाता है। यानी प्रबंध की एक परिभाषा अभी हाल मैं यहाँ पर बनाती हूँ कि प्रबंध का अभिप्राय नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। आगे हम इन्हीं 5 कार्यों को डिटेल में पढ़ेंगे कि नियोजन क्या होता है, संगठन किसे कहते हैं, नियुक्तिकरण क्यों किया जाता है, निर्देशन किस लिए आवश्यक है या नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा। ये प्रबंध के 5 पिलर हैं, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपकी बुक के। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपके लिए आना ही आना है। प्रबंध के चैप्टर को जितना आप प्रैक्टिकली सोच के करेंगे आपको ये उतना ही इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा। तो प्रबंध की इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में कि प्रबंध की क्या क्या परिभाषाएं हैं, अब इसकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं कि प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो प्रबंध की सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हमने इसकी परिभाषा में क्या पढ़ा कि प्रबंध संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार या मूल उद्देश्य होते हैं जिनके कारण वो अस्तित्व में होता है। यहाँ उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए ताकि और प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रबंध इन उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली एक प्रक्रिया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एग्जाम्पल के लिए एक सेल्समैन को रखा गया है और उसको ये कहा गया है कि आपका टारगेट है, क्या टारगेट है आपका? कि आपको इस मंथ में 1 लाख रुपीस की सेल्स करनी है। तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा? वो अपने सारे कार्यों को किस तरीके से परफॉर्म करेगा कि वो मंथ के एंड में जब उससे पूछा जाए तो वो ये कह सके कि उसने 1 लाख रुपीस की सेल्स कर दी है। अब इस सेल्स को करने के लिए वो कुछ भी काम करेगा, वो सारा उसके मैनेजमेंट का पार्ट होगा कि इस 1 लाख के लिए वो कस्टमर्स के घर में जा रहा है, होम टू होम जाके सोल्ड कर रहा है, वो ऑनलाइन बेच रहा है, वो किसी शॉप के माध्यम से बेच रहा है या अदर, वो उसकी चॉइस है। पर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो 1 महीने में 1 लाख रुपए की सेल करे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो बिना उद्देश्य के कभी भी प्रबंध नहीं किया जा सकता।
मैंने आपको कहा जाके मैनेजमेंट करना है। आप पूछोगे क्या मैनेज करना है? एक टीचर आई क्लासरूम में, क्लास के मॉनिटर को खड़ा किया और बोला मैनेज करना है, तो वो बच्चा भी पूछेगा मैम क्या मैनेज कर रहा है। जब टीचर उसको कहेगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ तब तक आपको क्लास का ध्यान रखना है, तो ऐसे टाइम पे वो क्या मैनेज कर रहा होता है? ऐसे टाइम पे वो ये देख रहा होता है कि जब तक टीचर नहीं आ जाता तब तक क्लास में डिसिप्लिन बना रहे, कोई भी बच्चा बदमाशी नहीं करे, या अगर कोई बदमाशी कर रहा है या अनुशासन को भंग करता है, इनडिसिप्लिन कर रहा है, तो उसका नेम नोट करना या उसको पनिश करना। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था? क्लास को डिसिप्लिन बनाए रखना इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। तो बिना उद्देश्य के कभी भी प्रबंध नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी संगठन को हम जब भी स्थापित करते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य, कुछ नीति, कुछ नियम हम निर्धारित करते हैं जिनके कारण वो बिजनेस अस्तित्व में होता है। तो प्रबंध ये सुनिश्चित करता है कि जिन उद्देश्यों के लिए व्यवसाय या संगठन को स्थापित किया है उन उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकें। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध के उद्देश्य को समझने के बाद एक और कहा जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापी है। अभी हाल मैंने आपको ये चीज समझाई कि सिर्फ व्यवसाय के लिए प्रबंध नहीं होता है, हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में प्रबंध को कर सकते हैं। मैं इतनी देर से यही बात आपको समझा रही हूँ कि हम हमारी डेली रूटीन, दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी प्रबंध को करते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि प्रबंध सिर्फ संगठन का या आर्थिक क्रियाओं का या व्यवसाय का किया जा सकता है। प्रबंध सर्वव्यापी है, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो, चाहे सामाजिक क्रिया हो, चाहे राजनीतिक हो या धार्मिक हो, आप किसी भी क्रिया का प्रबंध कर सकते हैं। एक पेट्रोल पंप के प्रबंधकर्ता भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक आवश्यकता एक अस्पताल अथवा विद्यालय की है। तो चाहे एक पेट्रोल पंप का मालिक है, उसको प्रबंध की आवश्यकता उतनी ही होगी जितनी एक विद्यालय में होगी या एक अस्पताल में होगी। अस्पताल में क्यों प्रबंध की आवश्यकता होती है? कि डॉक्टर कब देखेगा, हमें कहां से फीस भरनी है, कहां पर चेकअप करवाना है, एडमिट कैसे किया जाएगा, मेडिसिन कौन देगा, ओटी किसके अकॉर्डिंग चलेगा, इन सब चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। अगर एक डॉक्टर है, वो खुद फीस भी ले रहा है, चेकअप भी कर रहा है, एडमिट भी कर रहा है, मेडिसिन भी ले रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, तो मैनेजमेंट कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। वो एक टाइम पे या तो फीस ले सकता है, या चेकअप कर सकता है, या एडमिट कर सकता है, या मेडिसिन देगा, या ओटी ऑपरेट करेगा। तो इसके लिए हमें कितने व्यक्तियों की जरूरत है और कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, उसके लिए प्रबंध तो करना पड़ेगा ना। कि ये काम करने के लिए मुझे 4 व्यक्ति चाहिए या मैं 2 व्यक्तियों में ही इनको कर सकता हूँ। कि जो फीस देगा वही मेडिसिन भी प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर अगर चेकअप कर रहा है तो डॉक्टर ही ओटी भी करेगा, यानी कि ऑपरेशंस भी डॉक्टर के थ्रू किए जाएंगे। एडमिट करने के लिए मैं एक और पर्सन को हायर कर सकता हूं। इनको कितनी सैलरी देनी है, इनकी टाइमिंग क्या होगी? एक पर्सन 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता, तो मैं क्या शिफ्ट में करूंगा, क्योंकि हॉस्पिटल तो 24 आवर्स खुलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल में होती हैं, उतनी आवश्यकता विद्यालय में भी प्रबंध की है। विद्यालय में क्या आवश्यकता है प्रबंध की? कौन कौन से शिक्षक आकर पढ़ाएंगे, कौन सा शिक्षक कौन से विषय को पढ़ाएगा, कौन सा शिक्षक कौन सी क्लास में जाकर पढ़ाएगा, उन शिक्षकों की वेतन कितनी होगी, विद्यालय का
समय क्या रखा जाएगा, इन सभी गतिविधियों के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो, चाहे राजनीतिक, चाहे धार्मिक, सभी जगह पे प्रबंध समान रूप से कार्य करता है। तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि प्रबंध सिर्फ आर्थिक गतिविधियों का किया जाता है। प्रबंध आप किसी भी गतिविधि का कर सकते हैं। प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब ये बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसके प्रमुख 3 परिणाम निकल करके आते हैं। प्रबंध की एक परिभाषा क्या है कि यह बहुआयामी है। तो इसके 3 परिणाम यानी कि मुख्यतः ये कौन से 3 कार्यों को कर रहा है। तो सबसे पहला कार्य का प्रबंध करना। प्रबंध सभी संगठन में किसी न किसी कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे कारखाने में किसी उत्पादक का विनिर्माण होता है तो वस्त्र भंडारण में ग्राहक की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जबकि अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता है। प्रबंध इन कार्यों को प्राप्य उद्देश्यों में परिवर्तित करता है तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग को निर्धारित करता है। प्रबंध किसी न किसी कार्य को ही तो संपन्न कर रहा है। हम विद्यालय में जा रहे हैं तो विद्यालय में क्या किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्रदान करना। तो सारा प्रबंध उसी उद्देश्य से किया जाएगा। अस्पताल में क्यों किया जाता है, ताकि मरीजों का इलाज किया जा सके। एक वस्त्र भंडार यानी कि कपड़ों की दुकान में क्या होता है कि हम हमारे ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें कपड़े उपलब्ध करवा सके। कारखाने में वस्तुओं का निर्माण करने के लिए प्रबंध किया जाता है। तो प्रबंध में हम कार्यों का प्रबंध करते हैं। ये कार्य व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो सब जगह प्रबंध के स्वरूप अलग होंगे, लेकिन प्रबंध तो प्रबंध रहेगा। अलग अलग कार्यों के अनुसार प्रबंध अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहला कार्य वो क्या करता है, कार्यों का प्रबंध करना, लोगों का प्रबंध करना। दूसरा कार्य ये क्या करता है बहुआयामी, पहले तो कार्य कि कौन कौन से कार्य करने, दूसरा वो कार्य किन के द्वारा किए जाने हैं। अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज करना है, पर मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर तो हो, नर्सें तो हो, वार्ड बॉयज तो होंगे, उन लोगों को भी तो मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए प्रबंध लोगों का भी प्रबंध करता है। मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। तकनीकी सुधारों के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंध का मुख्य कार्य है। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपने कर्मचारियों से कम वेतन पर ज्यादा काम करवा सके। हम चाहे कितनी भी संपत्ति लेकर आ जाएं बिजनेस के अंदर, करोड़ों की संपत्ति क्यों नहीं लेकर आ जाए, अच्छी से अच्छी मशीन क्यों नहीं लेके आ जाए, पर जब तक आपके पास कुशल कर्मचारी यानी कि कुशल व्यक्ति नहीं होंगे तब तक काम नहीं किया जा सकता। तो किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी संपत्ति वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारी या लोग होते हैं, मानव संसाधन होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में प्रबंध लोगों का, प्रबंधक जो प्रबंधक है वो लोगों का प्रबंध करता है कि किस काम के लिए किस कर्मचारी की आवश्यकता होगी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो प्रबंध सिर्फ कार्यों का प्रबंध नहीं करके किसका प्रबंध कर रहा है, लोगों का भी प्रबंध कर रहा है कि कौन सा काम किसके द्वारा किस समय पर किया जाएगा। इसके साथ प्रबंध एक और कार्य करता है, परिचालन यानी कि ऑपरेशन का प्रबंध। संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी भी मूल उत्पाद
या सेवा प्रदान करने के लिए ही किया जाता है। इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल एवं नियंत्रणबद्ध की श्रृंखला है, इनके कार्यों का भी प्रबंध सदा ही निष्पादित करता है। मैम कुछ नहीं समझ में आया, आपने क्या बोला? परिचालन का प्रबंध, परिचालन का प्रबंध मतलब ऑपरेशन एक्टिविटीज, या आप जिसको कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। आप किसी बिजनेस के लिए पहले वर्क लेके आए, दूसरा वर्क को करने के लिए पर्सन लेकर आए। अब ये पता है ये कार्य करना है, इस व्यक्ति के द्वारा करना है, और क्वेश्चन नहीं आता हाउ, कैसे करना है, कितनी एफिशिएंसी के साथ करना है। कोई भी संगठन है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या तो वो वस्तुएं बना रहा है या वो वही सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो वो उन वस्तुओं का निर्माण कैसे करेगा? यानी कि अगर आपको मैंने वर्क दिया है, क्या मैंने आपको वर्क दिया कि आप एक कोकोनट से ऑयल बनाओगे, आपके पास में क्या है, एक नारियल मैंने आपको दे दिया, और मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको मुझे किस में कन्वर्ट करके दो, ऑयल में, इससे मुझे नारियल का तेल निकाल कर दो। तो वो कैसे निकालना है, किस मशीन पर किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, ये काम भी कौन मैनेज करता है? प्रबंध, कि वर्कर किस काम को कितनी देर में किस प्रकार से करेंगे। ये भी उतना ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध बहुआयामी है। ये कार्यों का भी प्रबंध करता है, ये लोगों का भी प्रबंध करता है, और ये परिचालन का भी प्रबंध करता है कि उस कार्य को कैसे किया जाना है। तो प्रबंध की एक विशेषता क्या पढ़ी हमने कि प्रबंध बहुआयामी है। इसके बाद सबसे बड़ी विशेषता, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक और इसकी क्या है विशेषता? तो इसकी एक विशेषता यह भी है कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? आपने किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले बहुत अच्छे से प्रबंध किया, आपने प्लान बनाया, उसको ऑर्गेनाइज्ड भी किया, उसके लिए लोगों को भी नियुक्त कर लिया, यानी कि नियुक्तिकरण, और आपने निर्देश भी दे दिए। पर क्या व्यवसाय को प्रारंभ करने पर जो किया गया प्रबंध है वो व्यवसाय के समाप्त होने तक चलता रहेगा? नहीं, आपको समय समय पर उसमें परिवर्तन करने होंगे कि आपने जो प्लान बनाया था क्या काम उसके अनुसार हो रहा है या नहीं। अगर काम उसके अनुसार नहीं हो रहा है तो आपको आपके प्रबंध में फिर परिवर्तन करने पड़ेंगे, फिर ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ आप काम सही हो रहा है। कुछ समय पश्चात फिर चेक करो कर्मचारी सही से काम कर भी पा रहे हैं या नहीं, आपने जिसको अपॉइंट किया था जिस काम के लिए क्या वो उस काम को उतने अच्छे से कर रहा है या नहीं। तो प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर एकजुट पृथक पृथक कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, भविष्य में प्रदर्शनी योजना बनाने में अधिक समय लगाती हैं। तो दूसरे दिन वह कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में लगी होती हैं। प्रबंधक के कार्यों में कार्यों की श्रृंखला संभावित है जो कि निरंतर सक्रिय है। रोज प्रतिदिन प्रबंधक के सामने एक नई समस्या आएगी जिसका उसको समाधान करना पड़ेगा। तो प्रबंध कभी भी स्थायित्व नहीं हो सकता कि आपने एक दिन नियोजन बना के छोड़ दिया तो हमेशा वही प्लानिंग चलेगी, क्योंकि जो पर्यावरण है वो परिवर्तनशील है। पर्यावरण में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रबंध में भी परिवर्तन करने आवश्यक हो जाते हैं। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। एक और प्रबंध की जो बहुत बड़ी विशेषता आती है वो है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। इतनी देर से जब मैं प्रबंध के बारे में पढ़ा रही हूँ तो एक चीज बहुत
क्लियरली मैं कंटिन्यू बोले जा रही हूँ कि प्रबंध लोगों के द्वारा मिलजुल कर कार्य करने से किया जाता है, यानी एक व्यक्ति प्रबंध नहीं करता है या एक व्यक्ति का प्रबंध नहीं किया जाता है। एक संगठन में जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन सबका मिलजुल कर कार्य करना ही प्रबंध कहलाता है। इसीलिए क्या है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। संगठन विभिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह है। सही बात है कि संगठन का मतलब क्या है, विभिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग समूह है। कोई परचेस का कार्य कर रहा है, कोई मशीन पर कार्य कर रहा है, कोई विपणन का कार्य करता है, कोई वित्त लाने का कार्य कर रहा है। तो सब अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग समूहों में कार्य कर रहे हैं। तो समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन के किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप व संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। कि हर बिजनेस का जो व्यक्ति है, जो उसका कर्मचारी है, वो बिजनेस के एक अलग उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा है। तो जब सब अलग अलग उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहे हैं तो उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, ताकि आपस में झगड़ा नहीं हो और कार्य को सरलता पूर्वक किया जा सके। इसीलिए प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है जहां वो लोगों को साथ में लेकर के कार्यों को संपन्न करवाता है। प्रबंध अति आवश्यक है। अब कैसे? परचेज डिपार्टमेंट ये कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए परचेज करने के लिए, जबकि फाइनेंशियर ने कहा हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं, मैं आपको 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। सेल्स ये कह रहा है कि मुझे मैक्सिमम 2 लाख रुपीस की सेल्स करनी है, इसके लिए मुझे 150 का स्टॉक चाहिए। सब अलग अलग चीजें मांग रहे हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है। क्या करें? तो किस तरीके से इन सभी उद्देश्यों को पूरा किया जाए, किस तरीके से इन 3 व्यक्तियों को साथ में लेकर आया जाए, किस तरीके से समूह बना करके कार्य किया जाए, वो कौन देखता है? वो कार्य प्रबंधक के द्वारा देखा जाता है। कि वो फाइनेंस वाले को कह सकता है कि मार्केट से जाकर के 50,000 का और लोन लेकर आओ, 1 लाख रुपीस हो जाएंगे, तो आप इसको 1 लाख देना। फिर प्रोडक्शन वाले को कहा जाएगा कि 1 लाख से 150 का स्टॉक बना के दीजिए, जिसको 2 लाख रुपीस में सेल्स डिपार्टमेंट बेच सके। तो ये सारा कार्य समूह में मिलकर के ही किया जा सकता है, अन्यथा कार्य किया जाना संभव नहीं है। एक और विशेषता, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। कि प्रबंध को एक गतिशील कार्य क्यों कहा जाता है? कि प्रबंध, जिस तरह से हमने पढ़ा कि प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है, तो वो गतिशील भी है। क्यों? क्योंकि बदलते पर्यावरण के अनुरूप वह स्वयं को बदलता है। प्रबंध को इसीलिए गतिशील कार्य कहा गया है कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है, वह इसके बदलते हुए अनुरूप के अकॉर्डिंग स्वयं को ढालना होता है। संगठन का जो बाह्य वातावरण से संपर्क में आते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व भी सम्मिलित है। कि एक बिजनेस का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो दिन प्रतिदिन रोज परिवर्तित होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तत्व, कभी कोई नया एक्ट आ गया, कभी टैक्स में कोई चेंजेस हो गए, कभी सोशली कोई इशू आ गया, आपको आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपका प्रबंध ऐसा है जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा।
तो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो प्रबंध है वो गतिशील कार्य हो और वो परिवर्तनीय हो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, कि जिस तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन हो उसी तरीके से इतनी लोचशीलता, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्रबंध में भी होनी चाहिए कि वो परिवर्तित हो सके। प्रबंध की एक और विशेषता है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैंने अभी आपको बताया कि ना तो हम प्रबंध को देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं, क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप देख सकते हो या छू सकते हो। हाँ, वो मैनेजर जो कार्य कर रहा है वो दिख रहा है कि एक प्रबंधक आपके सामने खड़ा है, पर वो कैसे प्रबंध कर रहा है क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं। तो ये एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन संगठन के कार्यों में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रबंध कोई व्यक्ति नहीं है। कई बार हम प्रबंधक और प्रबंध दोनों को एक ही मान लेते हैं। प्रबंधक वो व्यक्ति होता है जो प्रबंध के कार्यों को करता है, जबकि प्रबंध वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए हम प्रबंध को देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो प्रबंध की आज हमने काफी सारी विशेषताएं पढ़ी, प्रबंध की परिभाषा को आज हमने समझा। तो प्रबंध की इतनी सारी चर्चा करने के बाद में, प्रबंध की इतनी सारी विशेषताओं को पढ़ने के बाद में, अगर मैं निष्कर्ष के रूप में कहूं तो प्रबंध क्या है? प्रबंध नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। प्रबंध किसी व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। किसी व्यवसाय की सफलता उसके कुशल प्रबंध पर निर्भर करती है। इसके बाद हमने प्रबंध की विशेषताओं को पढ़ा। प्रबंध अमूर्त है, प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, प्रबंध गतिशील है। तो आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो भी कमेंट्स है मैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको डेफिनेटली सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। जब तक प्रबंध समझ में नहीं आएगा तब तक हमें पूरा का पूरी बुक ही नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आगे हम इसके कार्यों को पढ़ेंगे, इसकी अलग अलग विधियों को पढ़ेंगे, इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो हर जगह जो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे वो है प्रबंध। तो प्रबंध अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उनको सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रबंध की और विशेषताएं, उद्देश्यों के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।